टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व सिर्फ एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले पे ही बेस नहीं करता, बल्कि हमें ये बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन से भी जोड़ता है जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। और स्पेशली स्टैट्स के अंदर जब हम डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द एरिया। तो ये वीडियो आप कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के कोर्स में देख रहे हो। मैं हूँ फाद हुसैन और सेशन पे हम 4.1 एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनाइट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल के स्टार्ट से जानेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। यूडेमी पे मेरा कोर्स आर प्रोग्रामिंग फॉर मशीन लर्निंग, कंप्लीट मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस मौजूद है, जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम पर मुश्तमिल है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं और उसे कम्प्लीटली विद प्रैक्टिस देखते हैं तो यू आर रेडी फॉर द मार्केट, स्पेशली फॉर द एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्किंग। तो चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो और वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम बुक पे जंप करेंगे, क्योंकि बुक रीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के एतबार से। तो 4.1 स्टार्ट होता है एंटी डेरिवेटिव से। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है कि डेरिवेटिव का बिल्कुल ही कन्वर्ट या इन्वर्स फॉर्म प्रीवियस सेशन पे जब हमने बेसिक डेफिनेशन देखी वहाँ जानी। जबकि सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल का है। इंडेफिनाइट इंटीग्रल का मतलब ये है कि जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो उस डेरिवेटिव पे हमारे पास अपर एंड लोअर लिमिट की कोई वैल्यूज़ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x²। और सेकंड, जब मैं सिर्फ डेफिनाइट या डेफिनेट इंटीग्रल की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट भी होगा और उसके साथ वैल्यूज़ लिखी होगी कि आप इसका इंटीग्रल फाइंड करें, ठीक है। जबकि एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव से हुआ है वो चीज़ वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन में आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन मौजूद है y = x² जिसका डेरिवेटिव होता है 2x, और इस 2x का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा लाइक दिस 2x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की वैल्यूज़ पर एक वैल्यूज़ बढ़ जाएगी, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। और डिवाइड में भी उसी वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे जो वैल्यू x की होगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वापस हमें वही फंक्शन मिल गया जो ओरिजिनली दिया गया। तो दैट इज सेड टू बी अ एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। सो द formal definition of function f is a antiderivative of f on an interval I if f bar x equal to f of x for all x in capital I। यही चीज़ हमने देखी कि f बार वापस से हमारे पास f of x की वैल्यूज़ पे दे दिया अगर वो एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म को फुलफिल करता है, और उसकी ये एग्जांपल है जो अभी हम x² पे भी देख चुके हैं। Representation of the antiderivative: if f is an antiderivative of f on the interval I, then g is an antiderivative of the f on the interval I if and only if, that's a very important thing, if and only if, bidirectional, ठीक है, according to the discrete mass. If g is of the form g of x equal to f of plus c for all x in I where c is a constant, that's a very important thing। उन्होंने कहा कि f अगर एंटी डेरिवेटिव है फंक्शन का f का, और g जो है वो एंटी डेरिवेटिव है फंक्शन ऑफ द इंटरवल I का, कब? ओनली इफ एंड ओनली इफ g ऑफ द फॉर्म g ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, यानी जो g ऑफ x आया है वो f ऑफ c प्लस x के बराबर हो। वेरी सिंपल, फंक्शन है हमारे पास x² + 12। अगर मैं इसका कहूँ कि आप डेरिवेटिव निकालें, वेरी सिंपल, आप लिखेंगे 2x + 0, तो ये जो +0 है वो 12 की जगह आया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आप इसका इंटीग्रेशन मालूम करें, वेरी सिंपल, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2/2 प्लस c। ये जो प्लस c मैंने लिखा है वो कांस्टेंट के लिए लिखा गया, 2 से 2 कैंसिल, x² + c विल बी द योर सोल्यूशन। तो ये जो लिखा हुआ है f of x + c, दैट इज अ रिप्रेजेंट, तो g of x बराबर हो गया fc + x फॉर ऑल x इन द इंटरवल I वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो ये c प्लेस कर रहा है उस 0 को या उस 12 को जो ओरिजिनली फंक्शन पे मौजूद था। तो इस बिहाफ पर, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, यही वजह है कि इंटीग्रेशन में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए +c लिखा जाता है। दैट इज नॉट अ मैटर कि कांस्टेंट की वैल्यूज क्या थी, ठीक है, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो वो 0 के बराबर हो जाता है। अब ये कैसे आ रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर प्रूव करके भी दिखाया जा रहा है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट प्रूफ हेयर बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास 4.1 में, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम आगे जाएंगे तो इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट मौजूद है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में किया क्या जा रहा है। देखें,
फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y बार इक्वल टू 2। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डेरिवेटिव फॉर्म दिया जाता है और उस डेरिवेटिव को सॉल्व करते हुए हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है वो 2 के बराबर है, हमें जनरल सोल्यूशन मालूम करना है, ठीक है। टू बिगिन योर नीड टू फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज 2। यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में वो ओरिजिनल फंक्शन मालूम करना चाह रहे होते हैं जिसका डेरिवेटिव क्या हो, 2 हो। तो ओरिजिनल फंक्शन इसका क्या होगा, यकीनी तौर पे 2x होगा। यही वजह है कि जब मैं 2x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो 2 के बराबर आ जाएगा, और यही चीज़ हम डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड कर रहे होते हैं। So begin this whose derivative is 2, one such function is y equal to 2x. Now you can use theorem 4.1 to conclude that the general solution of the differential equation is y equal to 2x plus c. अब मैं 2x plus c इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज है, यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यूज मौजूद है, लेकिन वो क्या है, उसकी जगह कांस्टेंट की जगह +0 लिखा हुआ है। So the graph of the several function of a form of these y equal to 2 plus c are shown in a figure 2.4.1. अब ये कह रहे हैं कि अगर 2x प्लस सी कि c की जगह डिफरेंट कोई वैल्यूज लिखी जाए तो उस बेस पर हमारा ग्राफ का जो शेप होगा वो चेंज होगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। सिर्फ डायरेक्शन कैसे, देखें, हमने y इक्वल टू 2x का फंक्शन बनाया, तो ये वो फंक्शन है जो हमारा इस तरह से प्लॉट हुआ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जो इस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। अब मैं 2x प्लस की जगह पर यहाँ लिखा हो ना फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू 2x प्लस सी। अब इस c की वैल्यूज़ को आप 2 के बजाय 1 कर दें या 0 कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे 0 किया, तो अब 0 करते वक्त ये वो फंक्शन है जो इस एक्सिस को कट करते हुए गुजर रहा है। -1 कर दें, -1 किया, ये वाली वैल्यूज़ को कट करते हुए गुजर रहा है। यानी जैसे जैसे मैं कांस्टेंट की वैल्यूज़ को चेंज करते जाऊँगा, फंक्शन की वैल्यू इस तरह से चेंज होती जाएगी। तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव टुगेदर टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल। ये कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन है, ये आगे जाकर हम बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकायदा ये एक सब्जेक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जो अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट और रिमेंबर वी विल learn a lot of the things about the differential equation in coming days, but be focused on the integration. So notation of the antiderivative, जब हम differential equations को solve कर रहे होते हैं तो dy upon dx equal to f of x लिखा जा रहा होता है। It is convenient to write in the equivalent way dy equal to dx fx dot dx. The operation of finding all the solution of the equation is called the anti-differential. ठीक है, आई एम गोइंग टू जूम इट डाउन। यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशन से तमाम वैल्यूज अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो उसको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहा जा रहा होता है या एंटी डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है। एंड इट इज डोनेटेड बाय द इंटीग्रल साइन। द जनरल फॉर्म इज डोनेटेड बाय लाइक दिस y इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x dx एंड दैट इज द कांस्टेंट वैल्यूज हियर c। द एंटी डेरिवेटिव फॉर्म जब आप इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं तो वो f of x के बराबर आता है, और f of x हमारा जनरली वो फंक्शन है जो हमें दिया गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख के दिखाया गया। सो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन होगा, फंक्शन की वैल्यू होगी और फंक्शन के बाद d ऑफ x से वो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसकी वजह ये है कि जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होती है उस बिहाफ पर जो उसकी y एक्सिस की वैल्यूज आ रही होती है उसी फॉर्म पे ये प्लॉट होता है, जो हम फर्स्ट सेशन पे जान चुके हैं जब हमने बात की थी कि समेशन रूल और इंटीग्रेशन रूल क्या है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। सो एट द एक्सप्रेशन integration f of x dx is read as the antiderivative of f with respect to the x। यानी इंटीग्रेशन करें f की with respect to the x, इसके रिस्पेक्ट से इसका इंटीग्रेशन मालूम करें या एंटी डेरिवेटिव करें। सो द डिफरेंशियल dx serve to identify x as the variable of the integration, that's called the indefinite integral as a synonyms of the antiderivative. So hope you understand the basic thing here. Next, the basic thing are basic integration rule. Integration rule, the inverse nature of the integration and differential can be verified by substituting the f bar x for f of x in the indefinite integration. The definition to obtain like this कि हमारा जो f bar x है अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करूँ तो that is equal to original function c, और आप इसको मोर ओवर अगर फंक्शंस के या नोटेशंस फॉर्म पे लिखना चाह रहे हैं तो d अपॉन dx यानी जो डेरिवेटिव है उसको अगर आप दोबारा से इंटीग्रेट कर दें उस फंक्शन को, इन दोनों को यानी एक साथ यूज़ करें तो वापस से आपको क्या दे देगा, वही ओरिजिनल फंक्शन दे देगा। यानी आपने इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस से आपको वही फंक्शन मिल जाएगा जो आपके पास मौजूद है। दैट इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इज अ इनवर्स ऑफ द इंटीग्रेशन। तो बेसिक चीज़ें हमने जान ली, अब हमें रूल समझना होगा बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने रूल्स डिफरेंशिएशन का जाना था कि डिफरेंशिएशन में क्या रूल है डेरिवेटिव निकालते वक्त, इसी तरह से इंटीग्रेशन के भी रूल है।
कैसे देखें, डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, ठीक है, कांस्टेंट का जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की जगह पर सी लिखा जा रहा होता है। जब हम की ऑफ एक्स के साथ करते हैं, यानी एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं, तो x1 का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, k लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, k का होगा k ऑफ x प्लस सी, ठीक है, यानी इसी k का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो k के साथ x की वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से हो रहा है, क्योंकि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, और प्लस सी तो वैसे ही लिखेंगे हम। अब हमारे पास है k f बार x, ठीक है, यानी k कांस्टेंट टर्म है और f बार हमारा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, यानी एक्स स्क्वायर है तो 2x आ गया, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर है तो अब ये क्या आ चुका है 2x, तो मैं कह सकता हूँ 2x f बार x है, इसलिए आज से मैं कांस्टेंट को बाहर रखूंगा यानी 2 को, और इस x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ x मिल जाएगा। हेयर इज द सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से हमने डेरिवेटिव में सम रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, पावर रूल, ये सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ पर भी सम रूल भी मौजूद है और सब्ट्रैक्शन रूल भी मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेपरेटली दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे, और जब सेपरेटली दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे उसके बाद इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे। पावर रूल वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन में पावर रूल क्या होता है कि x की वैल्यूज़ में एक ऐड होता है, जो वैल्यूज़ ऐड होती है उसी से वो डिवाइड हो जाती है, n इज़ नॉट इक्वल टू -4। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर साइन का cos x होता है, लेकिन यहाँ पर cos का sin x हो जाता है, cos का माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पर sin का माइनस cos होता है, tan x sec स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि sec स्क्वायर tan x क्या होता है, sec x tan x जो है वो sec x प्लस सी के बराबर होता है, माइनस cos sec जो है वो माइनस cot प्लस x के बराबर होगा, और एंड सो ऑन। इसी तरह से माइनस cos sec cot x जो है वो माइनस cos x प्लस सी के बराबर होगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जिसे हमें मेमोराइज रखना है, और इसी रूल्स के ब्याज पर हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। दोनों चीज़ों को हमने देख लिया कि डिफरेंशिएशन में वो रूल्स किस तरह से एप्लीकेबल है, और इसी तरह से इंटीग्रेशन में वो रूल्स कैसे एप्लीकेबल है, क्योंकि हम दोनों को यहाँ पर क्या होता हुआ देख रहे हैं, इन्वर्स होता हुआ देख रहे हैं एक दूसरे के, और उसी इन्वर्स के ब्याज पर हम यहाँ पर उसे एंटी डेरिवेटिव कह रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रूल्स। इन्हीं रूल्स को अब हम क्वेश्चन में अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं। अगर मुझे 3x एक फंक्शन दिया जाए जो कि ओरिजिनली यकीनी तौर पे किसी का जो है वो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, और इस बिहाफ पे अगर मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करूँ तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 होने की वजह से 2 से डिवाइड कर लेंगे, 3/2x स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज रिप्रेजेंट द कांस्टेंट टर्म इन द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ दिस c। जब हम 0 भी यहाँ पे लिखेंगे +0 तो वो भी एक कांस्टेंट पे ही यहाँ पर काउंट होगा, ओरिजिनल फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके लिए c लिखा जा रहा होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल टू हाउ टू गेट द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली जब हमें ओरिजिनली कोई फंक्शन दिया जाता है तो हम उसको रीराइट कर सकते हैं। यही रूल्स हमने, यही रूल, ये सारे इस तरह के जो रूल थे वो हमने डेरिवेटिव में भी देखा था, ठीक है ना। इस तरह से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव में भी हमने ये रूल देखा था। 1/x³ है तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 1 है, 1 को हम सेपरेट कर सकते हैं, x³ को ऊपर ले जाएं, -x² हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 को सेपरेट किया, 1/2 -1 वैल्यूज आई, उसके बाद 1/2 + 1 वैल्यूज आई, डिवाइड किया, सिंप्लीफाई। 2 कांस्टेंट है बाहर कर दूंगा, sin x का माइनस cos x हुआ, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखी कांस्टेंट के साथ। वेरी सिंपल, यानी ओरिजिनल इंटीग्रल रीराइट किया, इंटीग्रेट किया, सिंप्लीफाई, विच मीन योर आंसर। इंटीग्रेटिंग पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस को इंटीग्रेट बिल्कुल उन्हीं रूल्स के मुताबिक किया जाएगा जो रूल्स अभी हमने पढ़ा है। dx का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मौजूद है और dx का इंटीग्रल हमेशा x होता है, ठीक है। तो x लिखूंगा और प्लस c कांस्टेंट का होगा, x + 2 dx, x यहाँ पे सम रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों को सेपरेट करके अगर माइनस होता तो माइनस रूल अप्लाई हो जाता, x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 के साथ dx है, dx का x होता है तो 2x बाद c हो जाएगा, क्योंकि इसका c और इसका c दोनों c कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो c1 और c2 की जगह मैं प्लेन c लिख दूंगा जो कि दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से सेकंड लाइन ऑफ द सॉल्यूशन यूजुअली ओमिटेड, 3x4 है, -x² है, प्लस x है, तो इसे सेपरेट कर लूंगा, इसे सेपरेट कर लूंगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे प्लस भी इस्तेमाल हो रहा है, माइनस भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तीनों को सेपरेटली किया, प्लस c यूज़ कर लिया, ठीक है। अलग अलग करने से बेहतर है जैसे यहाँ पर किया गया था, एक ही दफ़ा कर लिया गया, एंड दैट विल बी द योर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटेड हेयर, ठीक है। रीराइट बिफोर इंटीग्रेशन, ये बड़ा एक अच्छा रूल है। जब आप अपने फंक्शन को रीराइट कर लेते हैं
तो इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान रहता है, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करें जब भी आपको ओरिजिनल फंक्शन दिया जाए आप उसे सिंप्लीफाई या रीराइट करें। रीराइट से सोल्यूशन आसान रहता है और उसे सिंप्लीफाई करना हमारे लिए बेहतर रहता है। अगर आप एक्सपर्ट लेवल में हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी रूल्स के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन फॉर द बिगिनर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने फंक्शंस को रीराइट ज़रूर करें ताकि सॉल्व करना आसान हो। जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 से भी करके दिखाया गया है कि ये कॉस अपॉन साइन कॉस स्क्वायर था, तो 1 अपॉन कॉस को सेपरेट कर लिया गया और साइन अपॉन कॉस को, तो ये साइन अपॉन कॉस जो है वो 10 के बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के बराबर, ट्रिग्नोमेट्रिक में, जबकि 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक एक्स के बराबर होता है। इन दोनों का इंटीग्रल रूल के मुताबिक सेक एक्स होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक कॉम्प्लेक्स दिखने वाले इस फंक्शन का इंटीग्रल कितने आसानी से हो गया जब हमने फंक्शन को रीराइट किया। एंड ऑल द थिंग्स आर हियर रूल्स, ऑल द थिंग्स आर हियर रूल्स, ठीक, रूल्स और द रीराइट। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के जरिए से आप अपने प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर रहे होते हैं। Initial condition and the partitioning and finding the partial particular solution, that's another things जिसके ज़रिए से आप एरिया अंडर द कर्व मालूम करते हो। इंटीग्रल के ज़रिए से आपको कोई भी फंक्शंस दिया जाए तो आप उसके कर्व की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हो, और जब भी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है उसके ज़रिए से आपके जो कर्व लाइन होती है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, शेप कभी चेंज नहीं करती। यानी इसको आप सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो वो यकीनी तौर पर इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दूं तो यकीनी तौर पे या तो वो स्क्वायर एक्स की वैल्यूज़ की वजह से ऊपर चला जाएगा या वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन शेप कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी चीज़ को इनिशियल कंडीशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन पे बताया जा रहा है, ठीक है, वेरी सिंपल, यही चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर ये फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा और उसकी वैल्यूज़ कैसे आ रही, ठीक है, ये आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, वेरी सिंपल थिंग। एंड फाइंडिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज़ जो है हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया गया है। अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूँ तो इंटीग्रेट करते वक्त इसकी वैल्यूज़ आ गई -1 अपॉन एक्स प्लस सी, जबकि इनिशियली बताया गया था एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 पे एक्स की वैल्यू मैं 1 चूज़ करूँ यहाँ पर तो 1 अपॉन एक्स में 1 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर 1, ठीक है। सो द पर्टिकुलर सोल्यूशन एज शोन इन अ फिगर 4.3, ठीक है, इस -1 अपॉन एक्स प्लस सी, यानी कांस्टेंट की वैल्यूज यहाँ पे क्या चूज की गई थी 1, इस बेस पर हमारे पास ये बना। अब मैं कांस्टेंट की वैल्यूज जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा, देखो ये वो है जिस पे हमें 1 मिल, एक्स एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जैसे जैसे मैं कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा फंक्शन का शेप चेंज, फंक्शन का सिर्फ बॉडी चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज होगा, शेप चेंज नहीं हो सकेगा। यही चीज़ पर्टिकुलर सोल्यूशन पे हमें दोनों डायग्राम पे बताई जा रही है जो हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से वर्टिकल मोशन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम फिज़िक्स के अंदर देख रहे होते हैं, तो ये भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम इतनी चीज़ें यहाँ पर जान चुके हैं कि हमें मज़ीद चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे 4.1 हमारा कंप्लीट भी होता है। एक मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स रीराइट करने के हवाले से बुक में बताए गए हैं, दैट इज़ हाईली सजेस्ट कि आप इसको नोटबुक पे भी करें। वेरी सिंपल, 2 अपॉन एक्स √x था, ऊपर चली गई एक्स की वैल्यूज़ 1/2 और उसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू पावर स्क्वायर है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव के लिए होता तो मैं यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल करता, ठीक है। चेन रूल अगर नहीं पता है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने एक एक टॉपिक को जो है विद रिस्पेक्ट टू द सीरियल नंबर कवर किया हुआ है कैलकुलस के कोर्स में। यही वजह है कि हम तमाम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। वीडियो लॉन्ग ज़रूर होती है, लेकिन हम एक एक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। सेम रूल जो है इसको हमने एक्स स्क्वायर से ओपन कर लिया, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड देन क्लोज नियर टू द सोल्यूशन हियर। सेम फॉर दिस वन एंड दिस वन। सो दैट ऑल अबाउट द 4.1। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। 4.2 नेक्स्ट सेशन पर हम जान सकेंगे। कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, ज़रूर बताया करें ताकि इसी तरह से लिंक बना रहे और जिस तरह की भी प्रॉब्लम आ रही हो हम ऑन द डेली बेसिस उसे रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।